डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन टाइप का है, मतलब क्योंकि इसमें जितने भी डेटा होंगे सबका एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छा ये पूरा नहीं किया था क्या हमने? इसको करते हैं यूनिफॉर्म। ये लिख लो आप लोग, यूनिफॉर्म पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PLT इज नॉट डिफाइंड। चलो मैं पूरा ही रन कर देता हूँ तभी सही काम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी खत्म है। वैसे तो सारे प्रोबेबिलिटीज हमने पढ़ लिए, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, चलिए ये देखो, इसका यूनिफॉर्म का कर रहे थे ना, तो यूनिफॉर्म के जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबके यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब 0.5 है तो सबका ही 0.5 है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म में सेम होती है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं एक फाइल बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट फाइल जो हम लोग बनाने वाले हैं उसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो एक फाइल बनी, फाइल का नाम हमने रखा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या होता है और किस लिए यूज होता है? हाइपोथेसिस वर्ड सुना है पहले आपने कभी? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? बस नाम ही सुना है। यू हैव मेड एन हाइपोथेसिस का मतलब, हाँ, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन। हाइपोथेसिस प्रिजम्पशन होता है, अजम्पशन नहीं होता है ना। मतलब कि आप पहले से कोई चीज मान के चलते हैं। आप पहले से कोई चीज मान के चलते हैं कि मेरा ये होने वाला है ना। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया तो यू हैव प्रिज्यूम कि यस आई कैन पास दिस एग्जाम। तो बेसिकली आपने हाइपोथेसिस करी है। क्यों? तो आपने जो जिस चीज का एग्जाम था उस एग्जाम को जब आपने लिखा तो आपको ऐसा लगा कि मैंने सही लिखा है। अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस आपने जो भी लिखा है वो आपके लिए सही है और उसके हिसाब से आप पास हो सकते हैं, तो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई आप पास हो जाएंगे। ये थी आपकी हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर आप हाइपोथेसिस को फैक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप श्योर कैसे होते हैं? आप उस आपने हाइपोथेसिस तो कर लिया लेकिन आप श्योर कैसे होते हैं कि हाँ भाई हम पास कर ही जाएंगे? तो आप अपने आंसर्स मैच कराते हैं। आप क्या करते हो, जो भी आंसर्स आप लिख के आए उसको उसकी मैचिंग होती है आपकी। बाहर आते हैं ना, दोस्तों से बात करते हैं, भाई तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा। आप मैच करा रहे हो तो क्या सबका आंसर एक जैसा है ना? क्या मैंने जो लिखा है बाकी लोगों ने भी वैसे ही कुछ लिखा है? अगर है तो मतलब हम राइट ट्रैक पे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? तो आप कर रहे हैं टेस्टिंग। आप अपनी एजम्पशन की टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो मैं एज्यूम कर रहा था क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, बात समझ आ गई? राइट। तो यहाँ पे भी हम कोई जब डिसीजन लेते हैं अपने डेटा के ऊपर, तो उस डेटा पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन एक तरह का हाइपोथेसिस है ना? कोई भी डिसीजन जो लेते हैं वो एक तरह की हाइपोथेसिस है। अब उस हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना होता है टू
अज्यूम द फैक्ट्स कि भाई हाँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं एंड ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए हम लोग फैक्ट्स के लिए उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? कोई एग्ज़ाम हो रहा हो, चाहे वो कोई इलेक्शन हो रहे हों, इलेक्शन में भी प्रिज़म्पशन होता है, एज़म्पशन में भी हाइपोथेसिस होती है। जैसे जितनी पार्टीज़ हैं, हर पार्टी जो इलेक्शन में खड़ी होती है, सब बोलते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। सबका अपना प्रिज़म्पशन है, सबने हाइपोथेसिस कर रखी है कि हम जीतेंगे। उनका अपना ग्राउंड एनालिसिस है ना? उन्होंने अपने ग्राउंड पे एनालिसिस किया, लोगों से पूछा, उनको लगा कि इतने लोग अगर मेरे साथ हैं, तो हम जीत सकते हैं, है ना? और उन्होंने उसके लिए टेस्टिंग भी करी, ठीक है? टेस्टिंग कब करी? जब होता है ना एक रिज़ल्ट आने से पहले, है ना? कुछ पोलिंग की जाती है, एग्ज़िट पोल बोलते हैं उसको। तो एग्ज़िट पोलिंग में एक्चुअली वहाँ पे यही चीज़ चल रही होती है, वहाँ टेस्टिंग चल रही होती है बेसिकली, ठीक है? उसमें भी कई लोगों को सर्वे किया जाता है। एक तो इलेक्शन से पहले का सर्वे होता है, जिसमें कि कैंडिडेट्स अपने हिसाब से सर्वे कराते हैं, बोलते हैं कि हम जीतेंगे। फिर बाद में जब इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद का सर्वे होता है, जिसको हम एग्ज़िट पोल बोलते हैं, जिसमें 4-5 दिनों का टाइम होता है। फिर लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है, तो पता चलता है कौन जीता, ठीक है? उसके बाद फिर से एनालिसिस होती है। डिसीज़न तो सबके अपने हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन उन डिसीज़न की टेस्टिंग भी हो रही है, और डिसीज़न के हिसाब से फैक्ट भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? अब ये सब कैसे होता है? तो ये सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, ठीक है? तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने का क्या तरीका है, राइट? तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहले तो टेस्टिंग के लिए 2 तरह की एनालिसिस 2 तरह का हाइपोथेसिस हम लोग जनरेट करते हैं। एक को बोला जाता है हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस, एक को बोला जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब वो हाइपोथेसिस जो एक्चुअली में हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, वो नल हाइपोथेसिस है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना? वो होती है नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट होता है उसका रिवर्स, है ना? अगर जीतने के चांसेस आपने बताया कि मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा है, मेरी हाइपोथेसिस है कि हम जीतेंगे, तो उसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि हम नहीं जीतेंगे, है ना? मतलब एक डिसीजन का एक इनवर्स पार्ट, है ना? कि जो चीज़ नहीं हो सकती है, जो डिसीजन आपने बताया, उसका जो रिवर्स है, वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है? राइट, ओके। अब ये हाइपोथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है आपके हाइपोथेसिस का सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल, ये क्या होता है? तो आप जब भी डिसीजन बनाते हैं, कोई भी डिसीजन जब आप बनाते हो, तो डिसीजन में कोई ना कोई मार्जिन रखते हैं। कोई भी चीज़ 100% के लिए आप तो नहीं सोच सकते ना कि ये डिसीजन हम 100% सही होगा, है ना? हमने हाइपोथेसिस करी है। हाइपोथेसिस का मतलब जो डिसीजन है वो अभी भी एक असम्पशन है। अभी जो डिसीजन है वो अभी भी असम्पशन है, तो असम्पशन 100% सही कभी नहीं होती। चाहे आप मान लो कोई मैच चल रहा हो, है ना? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो, यू अज़्यूम कि इंडिया जीत रही है ना? ऑस्ट्रेलियन अज़्यूम कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। मतलब बोथ हैज़ दोनों ओपिनियन हो सकता है। हमारे लिए हमारे कंट्री की बात है, उसके लिए उनके कंट्री की बात। वो अपने रिकॉर्ड्स देखते हैं भाई, वो अपने रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ भाई हमारी कंट्री जीती है। हम अपने रिकॉर्ड्स देख के बताते हैं कि हमारी कंट्री जीत रही है। ठीक है? तो असम्पशन तो दोनों तरफ से है, राइट? लेकिन उस असम्पशन में भी आप 100% श्योर नहीं रहते कभी भी। आप ये नहीं बोलते कि 100% इंडिया जीतेगी। भाई 90% इंडिया जीत सकती है। 10% 5% का एक मार्जिन गैप रखना, नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। ना? कि अगर मान लो उसके बेसिस पे अगर आप गलत हो गए, तो उस गलती का ज़िम्मेदारी आप किसको बताएँगे? है ना? तो उसके लिए क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट करना पड़ता है। ठीक है? कि सामने वाले को भी वो ट्रस्टवर्दी लगे कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो एक तरह से
मतलब ठीक है, ठीक है। तो आप सिग्निफिकेंस लेवल का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है वो होता है 5%, मतलब 5% का टॉलरेंस, ठीक है। अब वो 5% के टॉलरेंस में बेसिकली आप काम करते हैं, जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। आप सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, है ना। सिग्निफिकेंस लेवल जितना कम हो उतना आपके डिसीजन पे ट्रस्ट आता है, जितना ज्यादा हो उतना आपका धीरे धीरे जो होता है, आपके डिसीजन जो होते हैं वो लूज होते रहते हैं, राइट। तो सिग्निफिकेंस लेवल इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है 5% का, कि 5% आपको एक मार्जिन रखना ही रखना हर चीज में, है ना। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कहीं भी आपको लगे कि नहीं ये सिग्निफिकेंस लेवल पे हम काम नहीं कर पाएंगे, तो सिग्निफिकेंस लेवल चेंज हो जाती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है पी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो जब भी हाइपोथेसिस होती है, ऑब्वियसली कोई ना कोई एनालिसिस के थ्रू हाइपोथेसिस आप करते हैं। बिना एनालिसिस के आप डिसीजन कैसे ले लेंगे, है ना। तो आपने हाइपोथेसिस की तो कोई ना कोई तो एनालिसिस रही होगी, है ना। उसके पीछे कोई ना कोई आपने डेटा पे काम किया होगा, उससे कोई ना कोई आपने जो है एक इंफॉर्मेशन निकाली होगी, तब आपने हाइपोथेसिस करी है, ठीक है। और उससे कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जनरेट हुई होगी। क्या वो प्रोबेबिलिटी आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा है ना। क्या ये प्रोबेबिलिटी आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है, वो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलती है। एनालिसिस करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटिक वैल्यू आएगी, वो प्रोबेबिलिटिक वैल्यू क्या हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा है या कम है, ये करते हैं हम लोग टेस्ट, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग। और अगर आपकी पी वैल्यू आपके सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। और अगर आपकी पी वैल्यू आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम हो जाती है, तो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। समझ आया। एनालिसिस को क्योंकि जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मैच कराई जाती है ना। और ये चेक किया जाता है कि अगर इस टॉलरेंस वैल्यू से ज्यादा है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को ट्रू करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग कितने टाइप के होते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिपेंड करता है कि सैंपल साइज कितना बड़ा है आपका, या सैंपल का डेटा क्या है आपका। तो इसमें भी दो तरह के ये होते हैं। एक डिस्क्रीट डेटा के लिए अलग होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए अलग अलग करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए आप यूज करते हैं, अब इसमें भी सैंपल साइज का वो होता है, कंस्ट्रेंट होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप, ठीक है, जिसमें आता है आपका जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट। ये तीन तरह के हम लोग टेस्ट यूज करते हैं। अच्छा लगेगा। जेड टेस्ट, टी टेस्ट और तीसरा होता है एनोवा टेस्ट।
ठीक है। और टेस्टिंग जो होती है हमेशा कंपैरिजन बेस्ड होती है। टेस्टिंग का मतलब आप कंपेयर करते हैं, या तो किसी एक वैल्यू के साथ कंपेयर करो या दो सैंपल को कंपेयर करो, है ना। तो कंपेयर के बेसिस पे टेस्टिंग कंपैरिजन बेसिस पे होता है। तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट। जेड टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो और सैंपल साइज लार्ज हो। सैंपल का साइज, जो डेटा हम लोग ले रहे हैं वो सैंपल साइज लार्ज, लार्ज का मतलब यहाँ पे जो एक फैक्टर लिया गया 30, अगर आपका सैंपल वैल्यू 30 से ज्यादा है तो आप जेड टेस्ट यूज करेंगे। और अगर आपके पास सैंपल साइज 30 से कम है तो आप टी टेस्ट यूज करेंगे। टी को टी स्टूडेंट टेस्ट भी बोला जाता है ना। टी को टी स्टूडेंट टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जिस मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था टी टेस्ट को, वो बेसिकली किसी स्टूडेंट को उसने दिया था टेस्ट को यूज करने के लिए, अपने नाम पे पब्लिश नहीं कराया उसको, स्टूडेंट के नाम पे पब्लिश करा दिया, इसलिए उसको बोलते हैं टी स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है। और इसमें सैंपल साइज जो होता है वो बहुत कम रखते हैं, मतलब 30 से कम। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता नहीं होती एग्जैक्टली, है ना। तो हम लोग यूज करते हैं टी टेस्ट। एनोवा टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हमें कई अलग अलग सैंपल्स के डेटा को कंपेयर करना, है ना। इन दोनों में बेसिकली दो ही सैंपल हम लोग ले सकते हैं मैक्सिमम, दो सैंपल को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें दो से ज्यादा जो सैंपल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग एनोवा यूज करते हैं, है ना। तो उसका हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, दो या दो से ज्यादा जो ग्रुप्स होते हैं उनके बेस। ठीक है। डिस्क्रीट में हम लोग यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। हाँ, काई स्क्वायर नहीं, ये काई स्क्वायर है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑफन यूज टू एनालाइज कैटेगोरिकल डेटा, जो डेटा कैटेगरी के बेस पे है ना, जिसको हम डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। ठीक है। एंड चेक फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है। Right. चलिए, तो दिस इज अबाउट डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। अब अगर हमें कोई टेस्टिंग अभी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले टेस्ट कहाँ से हम लोग यूज करेंगे, पहले तो डेटा चाहिए होगा हमें। हाँ, तो डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा बना देख लेते हैं, कहीं होगा तो डेटा होना तो चाहिए। मेरे पास कहाँ पे है डेटा। पुराना डेटा कहाँ चला गया मेरा, डेटा सेट।
डेटा है नहीं, डेटा लगता है निकल गया कहीं। चलो कोई नहीं, डेटा सेट एक बना लेते हैं। हाँ, पहले तो जो हम लोग डेटा सेट यूज करेंगे उसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करेंगे क्या। तो अगर आप टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो टी टेस्ट में क्या होगा कि आप डेटा को या दो सैंपल के मीन को टेस्ट करेंगे कि दो सैंपल का मीन सेम है या नहीं। ठीक है, दो सैंपल का मीन सेम है या नहीं। तो अगर आपको मीन के बेस पे कोई डिसीजन लेना है तो आप यूज कर सकते हैं टी टेस्ट या जेड टेस्ट, ये दोनों सेम काम करता है, बट सैंपल साइज का डिफरेंस है बस। ठीक है, जैसे मुझे चेक करना है कि मान लो कोई क्लास है, उस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट की एज दे रखी है। रैंडम एजेस मैं ले लेता हूँ इंपोर्ट np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट 8 to 15 16। ठीक है, और इसमें हमें टोटल डेटा चाहिए 30, है ना। तो 8 से 16 साल के रैंडम एजेस मैंने ले लिए, और इन एजेस की वैल्यू का, ये जो एजेस की वैल्यू है, इन एजेस की वैल्यू का, लेट्स से मैंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनकी जो एज है, वो एज का जो एवरेज वैल्यू है वो 12 है। ये मैंने एज्यूम किया, है ना, कि इसका जो एवरेज एज है हमारे यहाँ पे वो 12 है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करना है कि हमने जो एज्यूम किया है क्या वो एजम्पशन सही है या गलत है। इसके लिए हम टेस्टिंग यूज करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, फ्रॉम scipy डॉट स्टैट import टी टेस्ट वन सैम्प, वन सैम्प इसलिए वन सैंपल है, टी टेस्ट वन सैम्प। ठीक है, इसको कॉल कराया टी टेस्ट वन सैम्प, कॉल करा के इसमें आपको वैल्यू पास करनी है। पहला तो आप अपना सैंपल दोगे, ठीक है, और दूसरा आप बताएंगे एक मीन वैल्यू जो आप एक्चुअली में टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे दे दिया पहले तो एज, फिर आपने बता दिया कि 12 जो है ये इसका जो मेरा अजम्पशन है कि मेरा जो 12 इसका इस पूरे डेटा का एवरेज वैल्यू इतना है। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या मिलेगी, इससे हमें वैसे दो चीज़ें मिलती है रिजल्ट में। एक मिलता है टेस्ट रिजल्ट, एक मिलती है पी वैल्यू। हमेशा जो भी टेस्ट आप यूज करेंगे उस हमेशा आपको एक पी वैल्यू मिलेगी। अब वो जो पी वैल्यू है उस पी वैल्यू को हमें चेक करना है अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ। इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.05 तो प्रिंट करेंगे नल हाइपोथेसिस ट्रू, एल्स। अब नल हाइपोथेसिस क्या ट्रू, अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डेटा दे रखा है उसका एवरेज एज 12 है। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था वो सही है, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू।
आउटपुट क्या मिला? नल हाइपोथेसिस। मतलब एवरेज एज जो हमें डेटा मिला है उसकी एवरेज वैल्यू 12 है या 12 के आसपास है। एग्जैक्टली 12 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने उसमें एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे रखा है 5% का, है ना? तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो मैनेजेबल है। ठीक है, तो अभी आप अगर मीन चेक भी करेंगे, एज की मीन, उसको प्रिंट करा के चेक कर लो मीन की वैल्यू कितनी है, 12 के आसपास है या नहीं। 11.9। ठीक है, तो 12 के आसपास ही एग्जैक्टली। ठीक, ऑब्वियस है। हाँ, हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस चेंज हो जाए, कोई नहीं उसको। नल हाइपोथेसिस अभी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो गया, है ना? क्योंकि यहाँ पे मीन वैल्यू होगी 10.7, है ना? क्योंकि रैंडम लिया तो रैंडम में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है। सेम अगर आप टी टेस्ट से ही दो सैंपल को टेस्ट करना चाहते हैं, मान लो दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस में स्टूडेंट है, मैंने बोला कि दोनों क्लासेस के स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो ऑलमोस्ट सेम है। उस क्लास में भी जो बच्चे बैठे हैं, इस क्लास में भी जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सेम एवरेज के स्टूडेंट का एज है दोनों क्लासेस का। इसके लिए आपको दो सैंपल चाहिए, एक क्लास का अलग चाहिए, दूसरी क्लास का अलग चाहिए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लास ए कर दिया एच, अब दूसरी क्लास है क्लास बी, इसका अपना एज है, इसमें भी 30 डेटा रखे हैं। ठीक है, और मीन टेस्ट करने का मीन ले लो, लेकिन अब एक सैंपल नहीं है अपने पास, अभी अपने पास दो सैंपल हैं। हाँ, तो दो सैंपल के लिए आप क्या करेंगे? अब टी टेस्ट वन सैंपल की जगह पे आपको टी टेस्ट ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आईएनडी का यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल सैंपल। एरर क्यों दे रहा है? आईएनडी नॉट डिफाइन। अच्छा, यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा है, टी टेस्ट आईएनडी। ठीक है, आईएनडी के अंदर क्या क्या दे सकते हैं? दो सैंपल का डेटा, जैसे ए और बी। ए में चला जाएगा क्लास ए एज, कमा, दूसरे चला जाएगा क्लास बी एज। ठीक है, इससे भी आपको वही टी टेस्ट और एक पी वैल्यू जनरेट होकर के मिलेगी। ठीक है, दोनों को बेसिकली हम लोग, दोनों इंडिविजुअल सैंपल को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और दोनों की जो मीन वैल्यू है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, आसपास ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ट्रूथ मिल रहा है हमें। सेम ही है ऑलमोस्ट। अभी डिफरेंस आ गया, अभी 12 आ गया एक का, और दूसरे का 10.8 आ गया, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रन होगी, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल से बाहर चला गया। पी वैल्यू भी आप प्रिंट करा सकते हैं।
ठीक है, समझ आया? चलिए, तो एक सिंगल सैंपल के लिए और मल्टीपल दो सैंपल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और यही सैंपल साइज अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो टी टेस्ट उतना अच्छा काम नहीं करता है। आप कर तो सकते हैं टी टेस्ट पे भी, तो उसके लिए आप जी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टी टेस्ट उसमें बेटर काम नहीं करता। जी टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे स्टैट्स, कहीं और मिलेगा हमें जी टेस्ट इसमें। ये मिलेगा स्टैट्स मॉडल के अंदर। दैट टेस्ट कैन परफॉर्म्ड यूजिंग लाइब्रेरी लाइक स्टैट मॉडल। अच्छा, इसमें साइपाई डॉट स्टैट्स में भी है। अनसैम्पल टेस्ट दैट टेस्ट इसमें मिलता है। ठीक है, ये ठीक है। इसमें साइपाई में दिख नहीं रहा, होना तो चाहिए वैसे। दैट टेस्ट इन पाइथन साइपाई स्टैट मॉडल से है इसमें भी। साइपाई नहीं है। Provides function related to normal distribution for calculating POZ. The direct implementation of Z-test function is more commonly found in stat models. स्टैट मॉडल के अंदर मिलेगा आपको। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, देख लो एक बार, बिना इंस्टॉलेशन के भी काम कर जाएगा। करना पड़ेगा तो पिप इंस्टॉल स्टैट मॉडल से कर लो, अगर नहीं है तो।
उसका सैंपल साइज बड़ा कर सकते हैं आप, अभी तो बहुत छोटा है। हो गया। सर इसमें हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकला डायरेक्ट? नहीं, आप टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कि इसका हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन हाइपोथाइज्ड है ना वो। हाइपोथाइज का मतलब आपने ये मीन हाइपोथेसिस किया हुआ है ऑलरेडी, आपने एज्यूम किया हुआ है कि 68 जो है वो इसका मीन है। जैसे आपने ऊपर किया था, ऊपर आपने 12 जो लिया था, ये आपका जो था ये हाइपोथेसाइज्ड मीन था, है ना, मतलब आपने इसकी हाइपोथेसिस करी थी। वैसे यहाँ पे भी एक हाइपोथेसाइज्ड मीन हमने लिया। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आप मतलब अज्यूम्ड है ना, और नोन है। नोन का मतलब आपको पता है पहले से इसकी, या फिर निकाल सकते हैं आप इसके स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज नहीं नहीं, ये तो हाइपोथेसिस है, मतलब हाइपोथेसिस किया हुआ ना ये तो। ये कैलकुलेट करेंगे तो फिर हाइपोथेसिस कब करेंगे? हम्म, कहाँ पे? हाँ, मतलब लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसका वो प्रिंट लिख सकते हैं। व्हाट हो गया? क्या है इसका सिग्निफिकेंस? फेल टू रिजेक्ट आ गया। पी वैल्यू आई है 0.245 विच इज लेस देन
फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू हुआ है इसमें। हाँ, क्योंकि ये फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हुआ है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाउंड। पी वैल्यू जो होता है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए होता है। ये इसका सिग्निफिकेंस पी वैल्यू जो है 0.24 है, मतलब 24 के आसपास, और आप चेक कर रहे थे 5%, है ना, तो ऑब्वियसली 5% से ज्यादा है ये। तो नल हाइपोथेसिस ही ट्रू हुई है इसमें, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एनोवा। एनोवा हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी हैव मल्टीपल ग्रुप्स और मल्टीपल सैंपल्स, और उन मल्टीपल सैंपल के बीच में कंपैरिजन करनी हो, है ना, उनके वेरिएंसेस चेक करने हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनोवा टेस्ट। ठीक है, एनोवा के लिए मैं कोड यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एनोवा टेस्ट। ठीक है, ये यूज कर लो। एनोवा को एफ एफ टेस्ट भी बोलते हैं। एनोवा का एक दूसरा नाम है एफ टेस्ट। ठीक है, इसमें हम तीनों जो हमारे पास ग्रुप है, इन तीनों ग्रुप के वेरिएंसेस को चेक कर रहे हैं, और इन वेरिएंसेस को चेक करने के बाद अगर इनमें कोई भी वेरिएंस नहीं होगा तो आपका फेल हो जाएगा, रिजेक्ट, मतलब ये ट्रू हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। सो वी कैन यूज मल्टीपल ग्रुप्स इनटू इट। ये ग्रुप हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सैंपल यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट। हम्म, इसमें मल्टीपल, हाँ मल्टीपल ले सकते, नहीं, सैंपल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग ये वाला जो है ये एक बार कल पढ़ेंगे, का स्क्वायर टेस्ट। चलो का स्क्वायर पढ़ ही लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि एक ही टेस्ट बचा ही है अपने पास करने को। का स्क्वायर बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, मतलब कैटेगरी वाले डेटा के लिए आपको टेस्ट करना होता है कि ये जो है आपस में रिलेटेड है या नहीं। अब कैटेगरी मतलब क्या, जैसे मैंने ये बोला कि मैंने कि एक कोर्स किया है, ठीक है, जावा का या पाइथन का या डेटा एनालिटिक्स का या इसका मैंने कोर्स किया, तो कोर्स का जो नाम है वो क्या है, तो कोर्स का नाम है जावा या पाइथन या डेटा एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह कोर्स के नाम। तो नाम जो होता है वो कैटेगोरिकल वैल्यू होती है,
ठीक है। अब इसके बेसिस पे मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जॉब मिलना या ना मिलना वो भी एक कैटेगरी है ना? जॉब मिलना और जॉब नहीं मिलना ये भी एक कैटेगरी है। तो हमें ये टेस्ट करना है कि ये जॉब और ये कोर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, है ना? मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। तो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी कब? जब कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं, उस केस में हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। हाँ, तो वो उसकी अब लेकिन कैटेगोरिकल वैल्यू पे टेस्ट कैसे करेंगे? ना उसका मीन निकलता है ना कुछ, तो उसकी काउंटिंग पे चेक करते हैं। जैसे आप कैटेगरी के बेस पे प्रोबेबिलिटी निकालते थे काउंटिंग के बेस पे, तो कभी भी कोई कैटेगरी की जब काउंटिंग निकलती है तो वो उसके लिए काउंटिंग की जाती है ना? तभी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इस पे निकलती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चाहिए होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग का हमें एक कॉन्टिजेंसी टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल के बेसिस पे फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको टेस्ट करूं, कौन है? अच्छा, वो कौन है? अच्छा। राइट, क्या नाम था? काय स्क्वायर ना? हाँ, काय स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काय स्क्वायर बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। नहीं हो रहा, पता नहीं, बार बार। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें लेट्स से हमने कोई डेटा लिया, ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ली, है ना? फ्रीक्वेंसी लेना जरूरी है या काउंटिंग लेना जरूरी है ना? यहाँ पे अगर मैं डेटा चेंज करूँ थोड़ा सा, रिलेवेंट डेटा ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, मेल फीमेल के बेसिस पे। ये वाला डेटा ज्यादा बेटर है। तो मेल फीमेल एक तरह की कैटेगोरिकल वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दिया गया है मेल और फीमेल का डेटा दिया। पहले तो आप डेटा प्रिंट करा लो। डेटा में क्या है कि वैल्यूज दे रखी हैं, मेल की 60-40, फीमेल की 30 और 70, राइट। और इसके बेसिस पे कॉफी और टी के चॉइसेस दे रखे हैं। तो मतलब हम इसमें ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या किसी जेंडर बेस्ड ब्रिवरेजेस चॉइसेस हैं या नहीं। मतलब जो ब्रिवरेजेस चॉइसेस होते हैं वो किसी जेंडर डिपेंडेंट होते हैं या नहीं, समझ आई? हाँ, कि चाय कॉफी सिर्फ फीमेल को ही पसंद होती है, या चाय जो है सिर्फ मेल को पसंद होती है, ऐसा कुछ चॉइसेस हमें उसमें से क्रैक करना है। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये टेबल। ठीक है, तो कॉन्टिजेंसी टेबल हम लोगों ने यहाँ बनाई। इस टेबल को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका टेबल कुछ इस तरह का दिखेगा। टेबल दिखाया तो ये इस तरह का टेबल है ना, जिसमें इसकी मेल और फीमेल की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, फिर आप उसमें से जो है स्टैट्स जो है वो ये है scipy डॉट स्टैट चाय स्क्वायर कॉन्टिजेंसी, और इसमें कॉन्टिजेंसी टेबल पास कर देते हैं। तो इससे आपको कई सारी वैल्यू मिलती है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक पी वैल्यू मिलती है। ये सारी वैल्यूज आप प्रिंट करा लीजिए। इसमें पी वैल्यूज रिक्वायर्ड है हमें चेक करने के लिए, तो पी वैल्यू लेकर के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन नहीं हुआ ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो काउंटिंग होता है। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 45, 45, 55, 55, है ना? मतलब परसेंटेज एक आपको बता रहा है। ठीक है, इसको यूज कर लो। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग डन। हाँ, मतलब फॉल्स है, मतलब इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है ना? मतलब कोई भी कुछ भी चूज कर सकता है। देर इज नो डिपेंडेंसी और जेंडर एंड चॉइसेस। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्लास होती है हमारी एमएल की स्टार्ट।
है मशीन लर्निंग की, तो जिनका डेटा साइंस है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर नहीं आ रहा अभी भी? इससे और कोई प्रॉब्लम है? इससे और कोई प्रॉब्लम है? राजीव, अनीशा, सर। मशीन लर्निंग स्टार्ट होने वाली है, अगर आपका डेटा साइंस है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सर, मैं डाटा साइंस है। कब तक यस हो सर। सकता है? कल से स्टार्ट करेंगे, कितने बजे? सेम टाइम पे। ठीक है। ठीक, हाँ जी। सर कुछ कह रहे थे आप क्या? हाँ, मैं बोल रहा था कि डेटा आपका क्या है, कोर्स क्या है राजीव? देखना पड़ेगा सर, मैं तो एनालिटिक्स का ही है, मेरा डेटा एनालिटिक्स वाला ही था। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स है तो फिर तो कंप्लीट हो गया है आपका, है ना? अच्छा, तो सारी इसमें सर एक्सेल का मेरा नहीं हुआ ना सर कि एक्सेल नहीं हुआ आपका? नहीं? एक्सेल तो चल ही रहा था इससे पहले। अच्छा, फिर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा आई थिंक। हाँ, मैं एक ही क्लास के लिए था, मतलब 1 घंटे ठीक है, का। तो एक्सेल स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक, बताइए। हम्म, रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही रहा था क्लास टू क्लास। अब एक एक करके सारे तो रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास कलेक्टेड। वो मैं अब बता देना, मैं देखूंगा फिर किस कौन से दिन का है ये भी बता देना। डेट पता चल जाए तो मैं उस डेट का बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स पड़े ना डेट वाइज पड़े हुए हैं। ठीक है।